नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत आरंभ करते हैं। आज का हमारा अगला अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न हमने लिया है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है इस किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है रामचंद्र गुहा, बी है अखिल गुप्त, सी है अचिन वानायक और डी है आशुतोष वार्ष्णेय। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो सन 1926 में कार्यशील हुआ था। तो 1926 में कार्यशील महिला संगठन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बी है भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, सी है भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ और डी है स्वरोजगारी महिला संघ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, जो कि 1926 में कार्यशील हुआ था। यह भारत का प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है। तो आपको बताना है क्लासिकी सिद्धांत का विस्तार से कहां पे जानकारी मिलती है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी है पब्लिक एंड पॉलिसी, सी है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डी है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किताब में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए है जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। उसका कारण बताया है आर, स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका में उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई। तो आपको बताना है ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है और ऑप्शन डी है ए असत्य परंतु आर सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्पादन बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ। तो आपको बताना है। ऑप्शन दी है ऑप्शन ए 1950 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में और ऑप्शन डी 1980 के दशक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 के दशक में निष्पादन बजट निर्माण लोकप्रिय हुआ। हूवर आयोग जो कि 1949 की संतुष्टि पर इस बजट का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में किया गया था। भारत में प्रशासनिक आयोग की संस्तुति पर 1969 में निष्पादन बजट की शुरुआत की गई। हूवर कमीशन के शब्दों में निष्पादन बजट सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है तथा कितनी कीमत पर कर रही है, इन सभी को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ध राज्य क्या है। तो अर्ध राज्य के विषय में जानकारी देना है। ऑप्शन ए है ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राज्यत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राज्यत्व में अत्यधिक विपन्न हो। ऑप्शन बी है ऐसा राज्य जो अनुभव परक राज्यत्व से संपन्न हो। सी है ऐसा राज्य जिसमें ना तो क्षेत्राधिकार परक राज्यत्व हो ना ही अनुभव परक राज्यत्व हो और ऑप्शन डी है ऐसा राज्य जिसकी विभक्त राज्य निष्ठा हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धराज ऐसा राज्य है जो क्षेत्राधिकार परक राज्यत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राज्यत्व में अत्यधिक विपन्न हो। यानी क्षेत्राधिकार के विषय में तो बिल्कुल सक्षम है परंतु उसमें अनुभव की बात करें राज्य चलाने में तो ऐसा अनुभव उसके पास में प्रायः नहीं पाया जाता। ऐसे राज्य को हम अर्धराज्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नैतिक सिद्धांत के ह्रास के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है, आपको बताना है। ऑप्शन दी है ऑप्शन ए इतिहास परकवाद, ऑप्शन बी है अति तथ्यात्मकतावाद, ऑप्शन सी है नैतिक सापेक्षतावाद और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। राजनीतिक सिद्धांत ह्रास के विषय में ये तीनों ही सही हैं, जैसे इतिहास परकतावाद, अति तथ्यात्मकतावाद और नैतिक सापेक्षवाद। राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण के समर्थक विद्वानों के रूप में अल्फ्रेड कोवेन, डेविड स्टन और लिप्सेट आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न अभिकथन तथा कारण पर निर्भर है। अभिकथन है जैसा कि सेबाई ने कहा है, महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं। इसका कारण बताया है, कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता।
तो इसमें आपको कोड के अनुसार आंसर देना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है तथा ऑप्शन डी में ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए के तहत अभिकथन ए यानी कि सेबाई ने कहा है कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता, यानी कोई ना कोई राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ होता है और अर्थ देके जाता है, यह भी सही है और इसका कारण है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अलेक्जेंडर वेन्स को आप किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखेंगे? तो किसके अंतर्गत आते हैं अलेक्जेंडर वेन्स, आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर आधुनिकतावाद, बी है आलोचनात्मक सिद्धांत, सी है नव मार्क्सवाद और डी है सामाजिक निर्मितिवाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक निर्मितिवाद। अलेक्जेंडर वेन्स सामाजिक निर्मितिवाद उपागम के प्रमुख विचारकों में से एक है। इस उपागम के माध्यम से सामाजिक एवं संप्रेषण सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है? तो संदर्भवाद के व्याख्याता कौन नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन दी है, ऑप्शन ए स्किनर, बी पोकाक, सी विंच और डी है विटगेंस्टीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटगेंस्टीन। स्किनर, पोकाक और विंच इत्यादि संदर्भवाद के प्रमुख व्याख्याता है, जबकि विटगेंस्टीन संदर्भवाद के व्याख्याता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? तो प्लेटो के समर्थक विद्वानों में से आपको बताना है कौन है। ऑप्शन ए है पॉपर, बी है क्रॉसमैन, सी बर्लिन तथा डी है लेविंसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेविंसन। लेविंसन प्लेटो के समर्थकों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? तो नागरिकों के लिए इस तरह की परिभाषा किसने दी है बताना है। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है पॉलीबियस और डी है सिसरो। इसका सही उत्तर सही उत्तर आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु। अरस्तु ने नागरिकों को शासक के नागरिक जीवन के सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाममात्रवाद पर आधारित है? तो किसका सिद्धांत नाममात्रवाद पर आधारित है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी आपको दिया है लॉक, ऑप्शन सी दिया है रूसो, ऑप्शन डी है ग्रीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। हॉब्स का राजनीतिक सिद्धांत नाममात्रवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे। जॉन लॉक रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो जॉन लॉक ने जो किताब रची है टू ट्रीटीज ऑन द सिविल गवर्नमेंट में किस पर उन्होंने एक प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी फिल्मर, सी ग्रोटियस और डी है डिगर्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्मर। जॉन लॉक्स ने 1789 में टू ट्रीटीज ऑन द सिविल गवर्नमेंट नामक किताब लिखी थी। इसमें रॉबर्ट फिल्मर पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसमें फिल्मर के पितृसत्तात्मक व राजा के प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। लॉक ने अपनी इसी पुस्तक में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की भी व्याख्या की है, इसलिए आप बिल्कुल इससे ध्यान रखेंगे। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार की अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं जीवन के अधिकार बताए। तो 3 अधिकार भी आप याद रखेंगे जो उन्होंने दिए थे, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन के अधिकार, जो कि प्राकृतिक अवस्था में मिले हैं। लॉक ने समाज एवं सरकार में भी अंतर किया था। तो यह किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है, जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? तो आपको विद्वान के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए है सेंट सिमोन, बी है ग्विजोट, सी है कार्ल मार्क्स और डी है सिस्मोंडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है। अन्य तथ्य के रूप में हम देखें तो मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संकर का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या, ये सभी कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। इन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचाना होता है?
ये किस विद्वान का कथन है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी माओ और ऑप्शन डी लेनिन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लेनिन। लेनिन का कहना है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचाना होता है। लेनिन के प्रमुख विचारों में सामवादी क्रांति की विचारधारा की भूमिका स्वीकार की थी उन्होंने। साथ ही सामवादी दल की भूमिका भी उनके विचारों में दिखाई देती है और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष भी उनके प्रमुख विचारों में शामिल है। साथ ही लोकतांत्रिक केंद्रवाद के रूप में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के विषय में भी उन्होंने बात की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जहां तक अरविंदो के विश्वास से संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अरविंदो के विश्वास से संबंधित विकल्प कौन सा विकल्प सही है बताना है। ऑप्शन ए, यह विश्वास की उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, उनका संकल्प कि वे ईश्वर के नाम का जाप ही नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है उनकी दृढ़ धारणा कि वे देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते थे और उपर्युक्त सभी। तो अरविंदो का किस किस चीज पे विश्वास था बताना था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी अरविंदो ये तीनों बातों पे विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, उनका संकल्प कि वे केवल ईश्वर के नाम का जाप ही नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध करेंगे। और ऑप्शन नंबर सी, उनकी दृढ़ धारणा कि वे देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि अपनी माता मानेंगे। तो ये सभी चीजों पर अरविंदो विश्वास करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की? तो मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल की सिद्धांत की आलोचना करने वाले विद्वान ऑप्शन ए सावरकर, बी एम एन रॉय, सी अरविंदो और डी जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एम एन रॉय। मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत में समग्र उत्पादन यानी मूल्य एवं बाजार मूल्य के बीच जो अंतर आता है वही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। उससे श्रमिकों को मिलना चाहिए जबकि पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं। तो इस सिद्धांत की आलोचना जो की थी वो विद्वान थे एम एन रॉय। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? ऑप्शन ए अरविंदो, बी एम के गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी एम एन रॉय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम के गांधी। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिककरण करना चाहते थे। धर्म को उन्होंने कभी भी संकुचित अर्थ में धर्म नहीं माना। गांधी जी ने अपने राजनीतिक विचार अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1905 में छपी थी उसमें दिए हैं और उन्होंने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। अगला प्रश्न देखेंगे, आलमोंड तथा यहाँ आलमंड है, आलमंड तथा वर्मा के अनुसार संकीर्ण संस्कृति के लोगों का निम्न कम होता है। तो जो संकीर्ण संस्कृति के लोग होते हैं उनमें किस चीज की कमी होती है बताना है। ऑप्शन ए है राजनीतिक व्यवस्था, इसके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में संज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ऑप्शन नंबर बी है व्यवस्था, इनके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में भावात्मक अभिमुखीकरण। ऑप्शन सी है व्यवस्था, उसके नेताओं और कार्य व्यापार के बारे में मूल्य निर्धारण संबंधी अभिमुखीकरण और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आलमंड तथा वर्मा के अनुसार संकीर्ण संस्कृति लोगों में ये सभी चीज की कमी होती है। राजनीतिक व्यवस्था, इसके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में संज्ञानात्मक अभिमुखीकरण की कमी, व्यवस्था, इसके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में भावनात्मक अभिमुखीकरण की कमी और व्यवस्था, उसके नेताओं और कार्य व्यापार में के बारे में मूल्य निर्धारण संबंधी अभिमुखीकरण की कमी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लॉक मतदान व्यवस्था को कहा जाता है। तो ब्लॉक मतदान व्यवस्था को क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, बी सीमित मतदान व्यवस्था, सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और डी लिस्ट सिस्टम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक मतदान को फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। इन सभी के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अनुसार सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है, जबकि सीमित मतदान प्रणाली की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मतदाताओं को जितने उम्मीदवार निर्वाचित होने होते हैं उससे एक कम मत देने का प्रावधान होता है। अगला है
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब इसके अंतर्गत राज्यों के अनुपात के आधार पर उनका एक वोटिंग वेट होता है और वोटिंग वेटेज के आधार पर उनको वोट दिया जाता है और अंत में लिस्ट सिस्टम या सूची सिस्टम है। तो इसके सूची प्रणाली आनुपातिक प्रणाली का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत मतदाता किसी व्यक्ति विशेष को वोट न देकर पार्टी को मत देता है और वो जो पार्टी होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए निर्वाचक समूह, बी निर्वाचक मंडल, सी सीनेट और डी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को उपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए प्रतिनिधि सभा के पास भेजा जाता है जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाने जाते हैं। तब प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिल तथा द एंटी सैल्यूट लीग नामक 2 प्रभावक गुट कहां पर है? तो ये दोनों गुटों के नाम है। गुटों के नाम दोबारा बोल दे रहा हूं, द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज तथा द एंटी सैल्यूट लीग, ये कहां के गुट है? ऑप्शन नंबर ए है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, सी भारत और डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज तथा द एंटी सैल्यूट लीग नामक 2 प्रभावक गुट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संचार उपागम का आविर्भाव किसे माना जा सकता है? तो संचार उपागम का आविर्भाव किसे माना जाता है बताएंगे। ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी नृ विज्ञान और ऑप्शन डी है साइबरनेटिक अभियांत्रिकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइबरनेटिक अभियांत्रिकी। संचार उपागम का आविर्भाव साइबरनेटिक अभियांत्रिकी से माना जा सकता है। कार्ल ड्यूस ने संप्रेषण सिद्धांत की नींव रखी। उनके प्रसिद्ध कंट्रोल इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। कार्ल ड्यूस ने नर्वस ऑफ गवर्नमेंट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल नामक किताब लिखी। अगला हम प्रश्न देखेंगे, स्टीवन मच के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण तृतीय स्तर राज्यों को चिन्हित करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी अभिशासन का संकट, ऑप्शन सी प्रभुसत्ता के मुद्दे, ऑप्शन डी आवधिक अस्थिरता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिशासन का संकट। स्टीवन मच के अनुसार अभिलक्षणीय तृतीय स्तर राज्यों को चिन्हित करता है और वह अभिलक्षण जो है अभिशासन का संकट है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। अभिकथन ए दिया है, क्षेत्रीय दल का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबद्ध है। कारण, निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ें विशिष्ट संस्कृति और पहचान में है। आपको कोड दिए हैं। कोड ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है तथा आर गलत है, तथा ऑप्शन डी है, आर सही है और ए गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबद्ध है। उसका कारण है, निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ें विशिष्ट संस्कृति और पहचानों में से है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, ईपी इटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है जब, तो आपको बताना है एसपी इटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास कब होता है। ऑप्शन ए है, बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण अधिक हो। ऑप्शन बी, बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण कम हो। ऑप्शन सी, संस्थानों में लचीलापन नहीं हो और ऑप्शन डी है, संस्थानों में पीढ़ी परक परिवर्तन नहीं हो। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण कम हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में मानता है? ऑप्शंस दिए हैं विद्वानों के नाम में। ऑप्शन ए है आलमार्ड, ऑप्शन बी है हेलियो जैकोर्नी, ऑप्शन सी है साइरिल ब्लेक और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलियो जैकॉर्नी। हेलियो जैकॉर्नी ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2015 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2014 लोकसभा चुनाव के खर्च का हिसाब न दे पाने की वजह से किस दल की मान्यता निलंबित कर दी थी और इस प्रकार से इस मामले में निलंबित होने वाली वह पहली पार्टी बनी थी। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए नेशनल पीपुल पार्टी, ऑप्शन बी है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन सी है बहुजन समाजवादी पार्टी और ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पीपल पार्टी। नेशनल पीपल पार्टी पीएस संगमा ने बनाई थी और वही उसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे INDIA यानी इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस और ऑप्शन नंबर डी है इंडस वैल्यू न्यू डेवलप्ड इंक्लूसिव एरिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है ये या फिर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, ये आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के खिलाफ एकजुट गठबंधन बनाने के लिए बेंगलुरु में 26 पार्टियों के सभी विपक्षी और गैर भाजपा दलों के दूसरे नेताओं ने दूसरे दौर की बैठक की। उस दौरान INDIA यानी इंडिया का गठन किया गया। इसमें 50 से अधिक नेताओं ने भाग लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 18 जुलाई 2023 को इंडिया का गठन किया गया था और इसका पूर्ण रूप है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस या फिर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।